हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल साइंस विथ पूजा में आपका स्वागत है। हमने यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का जो है स्कैनर दिया हुआ है और साथ ही साथ हमने जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम जो है चैप्टर नंबर 3, क्या है हमारा चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु, क्या है धातु एवं अधातु के बारे में देखने वाले हैं। ये हमारी क्लास नंबर 3 है। क्या है, इससे पहले जो है हमने धातु और अधातु के 2 क्लासेस हमने जो है ले लिया है। ठीक है, तो आप उन वीडियोस को भी जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। आज हम जो है थर्ड क्लास लेने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे। चलिए चलते हैं हमारा टॉपिक के ऊपर। धातुओं की अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ क्या है अभिक्रिया। हमारा टॉपिक क्या है, धातु की अन्य धातु लवण के विलयन के साथ अभिक्रिया कैसे होती है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उनके यौगिकों से विस्थापित कर देते हैं और स्वयं उनके स्थान को ले लेते हैं। ऐसा ही एज इट इज़ आपने कहाँ पर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 में हमने जो है देखा था। क्या देखा था वहाँ पर, हमने जो है एक केमिकल रिएक्शन पढ़ा था जिसका नाम क्या था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या था, विस्थापन अभिक्रिया। तो ये विस्थापन अभिक्रिया ही है एज इट इज़। क्या है, विस्थापन अभिक्रिया ही है ये। विस्थापन अभिक्रिया का डेफिनेशन क्या था कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कम अभिक्रियाशील तत्व, क्या था, कम अभिक्रियाशील तत्व को अधिक अभिक्रियाशील तत्व विस्थापित कर देते थे और उनका स्थान ले लेते थे। क्या होता था, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व, क्या है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो है वो कम अभिक्रियाशील तत्व को उनके स्थान से क्या है हटा देते थे, उनके स्थान को से उनको विस्थापित कर देते थे और स्वयं उनका स्थान ले लेते थे। इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम विस्थापन अभिक्रिया बोलते थे। तो एज इट इज़ यहाँ पर भी ये वही चीज़ें हैं। क्या है, देखिए धातु की क्या है, अन्य धातु लवणों के जब विलयन के साथ क्रिया कराते हैं तो ये किस तरह का रिएक्शन देखने को मिल रहा है, ये एक तरह से हमें विस्थापन अभिक्रिया देखने को मिल रहा है। कौन सा अभिक्रिया, विस्थापन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिल रही है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था कि एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व, जैसे कि ये धातु ए हमारा क्या है, ये अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। क्या है, ये अधिक अभिक्रियाशील तत्व है और ये कोई एक यौगिक है। धातु बी क्या है, एक यौगिक है जो कि कम अभिक्रियाशील तत्व से मिलकर बना हुआ। ठीक है, ये कम अभिक्रियाशील तत्व का एक विलयन है। तो ये क्या करेगा, ये जो धातु ए है ये इसमें जाएगा और यहाँ के जो धातु लवण होते हैं, ठीक है, किसको, धातु लवण को क्या है रिप्लेस कर देगा। क्या कर देगा, उसके स्थान से उसको हटा देगा और स्वयं उसके स्थान पे आ जाएगा। क्या करेगा, स्वयं जो है वो धातु जो विलयन है हमारा, धातु लवण का जो विलयन है उसका स्थान ले लेगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, ये क्या है, ये हमारा धातु ए है। क्या है, धातु ए है और इसकी अभिक्रिया हमने किसके साथ कराई, जो बी का लवण विलयन, यानी कि एक कोई धातु होगा, बी लवण विलयन का धातु होगा, उसके साथ हमने धातु ए की अभिक्रिया कराई। तब हमें क्या देखने को मिला, तब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये जो धातु ए था वो यहाँ पर आ गया। देखिए धातु ए का क्या हो गया, वो जो है धातु ए ने जो है धातु बी के जो लवण विलयन था उनको जो है रिप्लेस कर दिया और क्या है, ए का लवण विलयन बन गया। धातु ए का जो है लवण विलयन यहाँ पर आ गया। क्या हो गया, धातु ए का लवण विलयन आ गया और धातु बी जो है बाहर हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। चलिए, हमने एक धातु लिया कॉपर। कौन सी धातु ली हमने, कॉपर एक धातु हमने ले ली है। ठीक है, उसको अब हम किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, इसको हम अब जिंक सल्फेट के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं। किसकी, जब कॉपर की अभिक्रिया, कॉपर धातु की अभिक्रिया जिंक सल्फेट के साथ कराएंगे तो क्या होगा, क्या होगा देखते हैं। अब आप लोगों को लगेगा कि ये जो धातु है वो क्या है, जिंक को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। क्या कर देगा, उसके स्थान से हटा देगा। किन किन बच्चों को ऐसा लगता है कि जो कॉपर धातु है हमारा वो जिंक धातु को क्या है, रिप्लेस कर देगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी, यहाँ पर कोई भी रिएक्शन इसलिए नहीं होगी क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उनके यौगिकों से क्या है विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये जो कॉपर है हमारा ये तो कम अभिक्रियाशील है। ये क्या है, ये
कम अभिक्रियाशील है और ये जो जिंक है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो डेफिनेशन तो हमारा ज़्यादा से कम की ओर था, ऐसा तो नहीं था ना कि कम अभिक्रियाशील जो है ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देंगे। तो इसीलिए क्या होगा, ये जो कॉपर है, कॉपर क्या करेगा, जिंक को वो नहीं हटा सकता, जिंक को क्या है वो रिप्लेस नहीं कर पाता है, उनके स्थान से नहीं हटा सकता। क्यों नहीं हटा सकता है, क्योंकि जो कॉपर है वो क्या है, कम अभिक्रियाशील है। किससे कम अभिक्रियाशील होगा, जिंक से। किससे, जिंक से, ठीक है ना। देखते हैं यहाँ पर तो हम कौन सा मेटल लें जिसके साथ ये अभिक्रिया करेगा। तो चलिए दूसरा एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जब हम आयरन की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ कराएंगे। किसके साथ करेंगे, कॉपर सल्फेट के। ये हमारा क्या है, एक आयरन है, यानी कि एक लोहा है। तो ये जो हमारा आयरन धातु है, इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ कराएंगे, कॉपर सल्फेट का एक यौगिक है, यानी कि एक विलयन है, उसके साथ हम किसकी अभिक्रिया करा रहे हैं, आयरन की। तो ये क्या करेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो आयरन धातु है वो क्या है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है। ये क्या है, ये जो है ज़्यादा अभिक्रियाशील है। किससे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कॉपर से। किससे, कॉपर से। और कॉपर क्या है, कम अभिक्रियाशील है। तो हमने तो देखा था कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो है क्या करते थे, कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देते थे, ठीक है ना। तो क्या होता था, ये ज़्यादा अभिक्रियाशील है और कॉपर कम अभिक्रियाशील है, तो ये क्या करेगा, ये जो आयरन जो है कॉपर को विस्थापित कर देगा उनके यौगिकों से, ठीक है। और क्या बना लेगा, और बनाएगा हमारा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। कॉपर को क्या किया इसने, कॉपर को इसने विस्थापित कर दिया। किसने, आयरन ने। तो जब कॉपर को विस्थापित किया तो कॉपर बाहर हो गया और आयरन ने जो है कॉपर का स्थान ले लिया और क्या बनाया हमारा, आयरन सल्फेट एक विलयन बनाया। क्या बनाया, आयरन सल्फेट का एक विलयन बनाया। तो इसमें क्या बोल रहा है, ये जो है धातु की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है। तो ये होता है कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व जब कम अभिक्रियाशील तत्व से क्या है, क्रिया करते हैं, तो अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उनके यौगिकों से क्या है, विस्थापित कर देते हैं और स्वयं उनका स्थान जाकर ले लेते हैं, जैसे कि आपने अभी यहाँ पर इस रिएक्शन में देखा है। चलिए अब हम क्या देख लेते हैं, हम सक्रियता श्रेणी क्या होती है, इसको भी एक बार देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है। देखिए यहाँ पर क्या है, सक्रियता श्रेणी का डेफिनेशन एक तरह से लिखा हुआ है, वह सूची जिसमें धातुओं की अभिक्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो क्या है, सक्रियता श्रेणी क्या होता है कि एक ऐसी सूची होती है जिसमें जो बहुत सारे धातु होते हैं। तो क्या है, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर, धातुओं को क्या है, उनकी क्रियाशीलता के आधार पर घटते हुए क्रम में क्या है, व्यवस्थित कर देते हैं। उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम सक्रियता श्रेणी कह देते हैं। क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी। ये है हमारा क्या है, ये हमारा सक्रियता श्रेणी का एक टेबल है। क्या है, सक्रियता श्रेणी का एक टेबल है। तो इस टेबल में क्या दिया हुआ है, देखिए इस टेबल में बहुत सारे धातुएं दी हुई हैं। क्या दी हुई हैं, बहुत सारी धातुएं हैं, ठीक है। हमारा क्या है, यहाँ पर धातुएं, जैसे पहले में पोटेशियम है, फिर सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इस तरह की धातुएं यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो इनका क्या है, तो इनको क्या, ये धातुएं जो है किस तरह से अरेंज की हुई हैं, इन धातुओं के एक टेबल में किस तरह से अरेंज किया हुआ है, उनके बढ़ते हुए क्या है, उनकी जो है सक्रियता श्रेणी के आधार पर धातुओं को उनके घटते हुए क्रम में हमने क्या है, अरेंज किया है। घटते हुए क्रम में क्या होता है कि सबसे ऊपर में हम क्या है, सबसे टॉप में हम जो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व होते हैं उनको रखते हैं। क्या करते हैं, जो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं उनको हम क्या करते हैं, सबसे टॉप में रखते हैं। तो ये जो टेबल है हमारी, ये क्या है, ये सक्रियता श्रेणी की एक टेबल है। इसको भी याद करने का एक ट्रिक है, चलिए देख लेते हैं वो ट्रिक क्या है। पोटेशियम से हमारा क्या हो जाता है, पोटेशियम से हमारा केदार हो जाता है। क्या हो जाता है, पोटेशियम से हमारा हो जाता है केदार। सोडियम से हमारा क्या हो जाता है, नाथ हो जाता है। सोडियम से हमारा क्या हो जाता है, नाथ होता है, केदारनाथ। कैल्शियम का क्या होता है, कैल्शियम का हमारा का हो जाता है, केदारनाथ का माली। मैग्नीशियम से माली हो जाता है, एल्यूमिनियम से आलू हो जाता है। क्या होता है, एल्यूमिनियम से आलू हो जाता है। जिंक से क्या हो जाता है, जरा। आयरन से क्या होता है, फीके। लेड से क्या है, पकाता। क्या होता है, लेड, यानी कि यहाँ पर जो पीबी है इससे क्या हो जाता है, हमारा पकाता हो जाता है। हाइड्रोजन से है हो जाता है। कॉपर से तो एज इट इज कॉपर ही रहता है। पारा से क्या होता है, हटाव हो जाता है, हटाओ। क्या हो जाता है, पारा से हटाओ।
ये हमारा सिल्वर है जिसे हम चांदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चांदी। तो ये हमारा चांदी हो गया। और इसी तरह से ये Au जो गोल्ड होता है उसे हम सोना बोल देते हैं। और इसके लास्ट में एक और एलिमेंट होता है जिसका नाम क्या होता है? प्लेटिनम, Pt, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लेटिनम। इसे क्या होता है? पाओ हो जाता है। क्या होता है? पाओ। तो ये क्या है? हमने ये एक ट्रिक दी है जिससे आप इस जो सक्रियता श्रेणी है उसको आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। पोटेशियम से क्या हो जाता है? हमारा केदार हो जाता है। के से क्या हो जाता है? के से केदार हो गया। Na से हमारा नाथ हो गया। Ca से हमारा का हो जाता है। Mg यानी कि मैग्नीशियम से माली हो जाता है। Al यानी कि एल्यूमिनियम से आलू हो जाता है। Zn जिंक से जरा हो जाता है। Fe से क्या होता है? हमारा फीके हो जाता है। Pb से क्या है? पकाता हो जाता है। H हमारा हाइड्रोजन है, इससे क्या है हो जाता है। कॉपर एज इट इज़ कॉपर ही रहता है। Hg जो हमारा पारा उससे हटाव हो जाता है। और जो चांदी है सिल्वर उससे क्या है? चांदी हो जाता है। गोल्ड से सोना, Pt से प्लेटिनम से क्या है? पाव। तो ट्रिक क्या बना? ट्रिक ये बना कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। कॉपर हटाओ चांदी सोना पाओ। क्या है? कॉपर हटाओ चांदी सोना पाओ। ठीक है ना? ये क्या है? एक हमारा ट्रिक है। ठीक है, इससे क्या है? आप इजीली जो चीज़ें हैं उनको याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे? केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। कॉपर हटाओ चांदी सोना पाव। Pt से क्या हो जाता है? हमारा पाव हो जाता है। तो ये क्या है? ये एक सक्रियता श्रेणी होती है जिसमें हमने क्या है? एक जो धातुएं हैं उनको क्या है? घटते हुए क्रम में अरेंज किया है। तो घटते हुए क्रम में अरेंज किया मतलब क्या है? जो सबसे ऊपर, ये हमारा जो सबसे ऊपर में क्या है? पोटेशियम। ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है। ये क्या है? ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, सबसे अधिक अभिक्रियाशील। तो क्या है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील हो। धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आ रहा है वैसे वैसे क्या है? ये सक्रियता श्रेणी जो है घटते क्रम में घटती जा रही है। ठीक है, तत्वों की जो सक्रियता है वो कम होती जा रही है। जैसे देखते हैं, ये हमारा पोटेशियम है। तो पोटेशियम बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है। किससे ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा? यहाँ पर सोडियम से और बाकी इन तत्वों से क्या ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन होगा? हमारा पोटेशियम होगा। और सोडियम क्या, जो पोटेशियम है क्या करेगा? पोटेशियम जो होता है वो हमारा सोडियम को विस्थापित कर देगा। क्या करेगा? सोडियम जो है, सोडियम को क्या करेगा? पोटेशियम विस्थापित कर देगा। लेकिन जो हमारा सोडियम धातु है, सोडियम हमारा धातु, ये क्या है? पोटेशियम को विस्थापित नहीं कर सकता। क्या है? विस्थापित नहीं कर सकता। तो अगर जो सोडियम है वो क्या होता है? जो सोडियम है कभी भी हम अगर पोटेशियम का कोई भी सॉल्यूशन लेते हैं, मान लीजिए K2SO4 ले रहे हैं, तो क्या है? ये इसको विस्थापित नहीं करेगा और आगे कोई भी रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगी। तो रिएक्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो हमारा सोडियम धातु है वो पोटेशियम धातु से कम अभिक्रियाशील है। इसीलिए सोडियम जो है पोटेशियम को विस्थापित नहीं कर पाएगा और आगे अभिक्रिया नहीं होगी। समझ रहे हैं ना आप? तो ये टेबल क्यों जरूरी है? कि हमें ये देखने के लिए कि किन किन धातुओं से कौन कौन सी धातुएं अभिक्रिया कर सकती हैं। इसी तरह से देखते हैं, ये जो हमारा कैल्शियम है, क्या है? कैल्शियम है। तो कैल्शियम भी किससे ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा? मैग्नीशियम से। क्यों? क्योंकि कैल्शियम तो जो है ऊपर है, किससे? मैग्नीशियम से ऊपर में। तो कैल्शियम तो मैग्नीशियम को विस्थापित कर देगा। क्या है? जो हमारा कैल्शियम धातु है वो मैग्नीशियम को विस्थापित कर देगा। लेकिन जो मैग्नीशियम है वो इन तीनों जो धातुएं हैं, ये हमारी जो तीन धातुएं हैं उनको क्या है? ये विस्थापित नहीं कर पाएंगी और इनसे अभिक्रिया नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? क्या होगा? जो मैग्नीशियम है ना तो वो कैल्शियम को, ना तो सोडियम को, ना ही पोटेशियम को, इन तीनों में से किसी भी धातु को वो विस्थापित नहीं कर सकता है। क्या नहीं करेगा? वो विस्थापित नहीं करेगा। लेकिन जो मैग्नीशियम है वो एल्यूमिनियम को और इन बाकी सारे तत्वों को क्या है? विस्थापित कर सकता है। तो इसी तरह से जो ये सक्रियता श्रेणी जो है टेबल आगे चलती रहती है। एल्यूमिनियम का होगा, एल्यूमिनियम क्या करेगा? जिंक को विस्थापित कर सकता है, आयरन को विस्थापित कर सकता है, लेड को विस्थापित कर सकता है। इन सारे जो तत्व हैं उनको विस्थापित कर सकता है। लेकिन जो जिंक है हमारा वो एल्यूमिनियम को विस्थापित नहीं कर सकता है, मैग्नीशियम को विस्थापित नहीं कर सकता। इसी तरह से ऊपर के जितने भी तत्व हैं उनको क्या है? वो विस्थापित नहीं कर सकता है। चलिए, आप समझ गए होंगे कि ये सक्रियता श्रेणी में क्या जो मेटल्स दिए होते हैं वो किस तरह से अभिक्रिया करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
मैं आशा करती हूँ कि आप जो है ये टॉपिक जो सक्रियता श्रेणी का जो टेबल है उसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और हमने जो है याद करने का आपको ट्रिक भी बता दिया है। तो यहाँ से आपको इसको याद रखिएगा कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कॉपर हटाओ चांदी सोना पाओ। ये हमारा एक अच्छा सा ट्रिक है जिसके थ्रू हम क्या है ये जो सक्रियता श्रेणी है उसको इजीली याद रख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है हमारा, धातु की अधातु के साथ अभिक्रिया। तो हम देखते हैं कि जो हमारा मेटल्स होता है वो नॉन मेटल के साथ किस तरह से अभिक्रिया करता है। तो सबसे पहले हम धातु देख लेते हैं। तो धातु की जो परिभाषा है वो क्या होती है, धातु की जो डेफिनेशन क्या होती है, धातुएं मोस्टली क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन का क्या है त्याग करते हैं। धातुएं क्या हैं, जो इलेक्ट्रॉन होती हैं इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं और क्या बना लेती हैं, और धनायन बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं, धनायन बनाते हैं। ये हमारा एक डेफिनेशन है धातु का। तो धातु क्या करते हैं, धातुएं जो होती है ना वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं और अपने आप को क्या है एक पॉजिटिव चार्ज बना लेते हैं, ठीक है, धनायन बना लेते हैं। चलिए देख लेते हैं, ये हमारा सोडियम है। सोडियम क्या है, सोडियम एक धातु है जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है 11। सोडियम एक धातु है जिसका परमाणु क्रमांक 11 है। तो इसने क्या किया, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन जो है किसी दूसरे तत्व को दे दिया, ठीक है। इसने क्या किया, जो सोडियम है उसने क्या किया है, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है त्याग दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या हो गया, ये एक धनायन बना लेता है, सोडियम आयन बना लेता है। तो आप सभी ने जो है पिछले क्लासेस में ये तो देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं। चलिए हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के देख लेते हैं। 2, 8 और 1। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो हमने 11 के हिसाब से क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले। देखिए यहाँ पर 2 है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में हमारी 1 इलेक्ट्रॉन है। क्या है, जो तीसरी कक्षा है हमारा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर देख लेते हैं सोडियम धन आयन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो देख लेते हैं इसमें क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 और 8। 2 और 8 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक धन आयन लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। क्या हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, क्योंकि इन्होंने क्या है, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया और सोडियम आयन बना लिया। तो इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इनके पास 2 और 8, यानी कि इनके बाहरी कक्षक में क्या 8 इलेक्ट्रॉन है। और आपने जो है अष्टक का नियम पढ़ा होगा पिछले क्लासेस में। अष्टक का नियम क्या कहता है, किसी भी तत्व या धातु या अधातु किसी भी तत्व के पास क्या है, उनके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जैसे कि ये क्या धातु है, तो किसी भी धातु के पास उनके बाहरी कक्षा, ये हमारा बाहरी कक्षा है, तो इस बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। किसी भी तत्व के बाहरी कक्षक में या किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षक में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या है, वो जो तत्व है या वो धातु जो है क्या हो जाता है, वो जो है अष्टक पूर्ण कर लेते हैं, यानी कि वो उत्कृष्ट गैस बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, वो उत्कृष्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, देखिए हर इंसान क्या चाहता है, अपनी लाइफ में सेटल होना चाहता है। क्या होना चाहता है, अपनी लाइफ में सेटल होना चाहता है। एक सरकारी नौकरी चाहता है कि भाई सरकारी नौकरी लग जाए तो आराम से फिर जिंदगी जिएंगे। उसी तरह से ये जो धातुएं होती हैं या जो तत्व होते हैं या परमाणु होते हैं वो क्या करते हैं, उनको भी अपनी ज़िंदगी में क्या है एक स्थायित्व को प्राप्त करना है। वो भी चाहते हैं कि हम किसी के साथ भी अभिक्रिया न करें, हम जो है चुपचाप अपना जीवन शांति से व्यतीत करें। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, उसके लिए उनको उनके बाहरी कक्षक में क्या करना पड़ता है, 8 इलेक्ट्रॉन लाने पड़ते हैं किसी भी तरह से। क्यों लाने पड़ते हैं, क्योंकि जब उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, तब वो स्थायित्व को प्राप्त कर लेंगे, तब वो स्टेबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तब वो स्टेबल हो जाएंगे। उसके बाद उनको किसी भी तत्व या धातु से कोई मतलब नहीं होगा। तब वो क्या करेंगे, वो चुपचाप कोने में बैठकर बाकी जो मेटल्स हैं उनको देखेंगे, ठीक है। उनको क्या होगा, उनके किसी भी धातु हो गया उनसे कोई भी मतलब नहीं होगा। वो क्या है, वो सिर्फ अपने आप में मस्त रहेंगे। इसीलिए हर तत्व जो है, हर परमाणु क्या होना चाहता है, उत्कृष्ट होना चाहता है। अब उत्कृष्ट क्यों होना चाहता है कि भाई जब उत्कृष्ट हो जाएगा तो वो किसी से भी अभिक्रिया नहीं करेगा, तो आराम से अपना ज़िंदगी व्यतीत करेगा। इसीलिए वो क्या है, उत्कृष्ट होना चाहता है। वो किसी से भी फिर रिएक्शन नहीं करेगा, अभिक्रिया शो नहीं करेगा। चलिए समझ गए होंगे कि अष्टक क्यों पूर्ण करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अभी हमने देखा था कि सोडियम के बाहरी कक्षक में क्या है,
एक ही इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर दिख रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन था। तो इसको अष्टक प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोडियम धातु को जब अष्टक पूर्ण करना है इसके लिए क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, किसको, जिसको ज़रूरतमंद होगा उसको क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर देगा, दान में जाके दे देगा, ले भाई जा तू ले, मेरे को नहीं चाहिए ये एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब वो दे देगा तो उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद जो सोडियम है उसके बाहरी कक्षक में तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अभी अभी हमने देखा था कि जिन भी परमाणुओं के बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो स्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं, फिर वो किसी भी धातु या किसी भी परमाणु के साथ क्या है, कोई भी अभिक्रिया नहीं करते हैं, वो क्या है, वो स्थायित्व को प्राप्त हो जाते हैं। तो सोडियम ने वैसा ही किया। इसी तरह से चलिए हम अधातु के बारे में देख लेते हैं कि अधातु क्या होता है। हमारा ये है अधातु। तो जो अधातु होता है ना वो बेसिकली क्या करता है, जो अधातु होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या है, ग्रहण करता है, क्या करता है, ग्रहण करता है। अधातुओं क्या होती है, जो अधातु होती है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का प्रवृत्ति होता है। जो अधातु होती है, जो हमारा नॉन मेटल्स होता है, तो नॉन मेटल की प्रकृति कैसी होती है, उनका प्रकृति होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन को, और क्या बना लेते हैं, और ऋणायन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ऋणायन बनाते हैं। तो जो अधातुएं होती हैं वो क्या करती हैं, अधातुएं जो है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती हैं और ऋणायन बना लेते हैं। अगर हम किसी से कोई चीज़ उधार लेते हैं तो हमारे ऊपर क्या होता है, ऋण आ जाता है ना। तो उसी तरह से क्या है, अधातु है, जब इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन की कहीं से लिया तो इनके ऊपर क्या आ जाता है, इनके ऊपर जो है ऋण आ जाता है, ऋणायन आ जाता है, ठीक है ना। चलिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन क्या है, क्लोरीन एक अधातु है जिसका परमाणु क्रमांक होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 2, 8 और 7 होता है। क्या है, 2, 8 और 7। यहाँ से देखिए 2 और 8 10 हो गया, ये 7 17 हो गया। तो जब जो है ये क्या होता है, जो हमारा क्लोरीन है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। जो क्लोरीन है वो अधातु क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ग्रहण करता है और अपने आप को ऋणायन बना लेता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, क्लोरीन ने अपने आप को क्या है, ऋणायन बना लिया। क्या बना लिया, क्लोरीन जो है वो अपने आप को ऋणायन बना लेता है, और ऋण आ गया मतलब इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। तो क्या हो गया, यहाँ पर 17 परमाणु थे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 18 हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। 2, 8 और 8 हो जाएगा, यानी कि क्या हो गया, यहाँ पर देखिए 2 और 8 10 और ये 18। तो क्या हुआ, अभी जो है हमारा क्लोरीन परमाणु, इसके पास तो क्या है, क्लोरीन परमाणु के पास जो है 3 कक्षक में से जो तीसरा कक्षक हमारा जो बाहरी कक्षक है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, उसके पास तो 7 इलेक्ट्रॉन थे। कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन। और आपने देखा है कि अष्टक का नियम क्या कहता है कि बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, अगर बाहरी कक्षक में आपके 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो आप क्या है, आप जो है वो स्थायित्व को प्राप्त कर जाओगे। उसके बाद क्या, आप किसी भी परमाणु के साथ अभिक्रिया नहीं करोगे, आप जो है स्वतंत्र हो जाओगे, एक साइड में किनारे में बैठे रहोगे, किसी से कोई भी लेना देना नहीं होगा। तो इसीलिए क्या है, अब ये जो क्लोरीन है वो जाता है भाई सोडियम के पास। किसके पास जाएगा, सोडियम के पास, कि भाई मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो। क्या करेगा कि भाई ये सोडियम है तो इसके पास जाता है और यहाँ से क्या है, अपना एक इलेक्ट्रॉन को ये ले लेता है। क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और बोलता है कि भाई तुम्हारे पास तो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन अधिक है, मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो, फिर मैं भी क्या हो जाऊँगा, स्थायित्व को प्राप्त कर लूँगा, मैं भी एक उत्कृष्ट गैस की तरह बन जाऊँगा। उसके बाद मैं किसी भी तत्व या परमाणु से कोई अभिक्रिया नहीं करूँगा, फिर मैं चुपचाप शांति से क्या है, एक कोने में बैठा रहूँगा। इसलिए क्या है, वो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को तो ले लेता है। जैसे ही देखो ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को लेता है, फिर क्या हो जाता है, जब एक इलेक्ट्रॉन को सोडियम से क्या क्लोरीन ने ले लिया, तब उनके बाहरी कक्षक में देखिए, यहाँ पर उनके बाहरी कक्षक में क्या हो जाता है, बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। जब बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या है, ये अष्टक का नियम क्या है, अष्टक का नियम क्या कहता है कि किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या है, किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या है, ये उत्कृष्ट गैस की तरह कार्य करते हैं और फिर वो क्या है, किसी भी परमाणु से अभिक्रिया नहीं करते हैं, फिर वो स्थायित्व को प्राप्त कर जाते हैं। तो क्लोरीन ने भी क्या किया, क्लोरीन जो ऋणायन है वो क्या है, वो स्टेबल हो गया है, वो स्थायित्व को प्राप्त कर लिया है उसने। अब वो किसी के साथ भी कोई भी अभिक्रिया नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा,
क्योंकि उनके बाहरी कक्षक में क्या है 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं और ये स्थायित्व को प्राप्त कर चुका है। ठीक है ना। अब क्या हुआ, जब हमारा जो सोडियम है, सोडियम और क्लोरीन के बीच में क्या है, कोई ना कोई एक बंध बना। क्यों बना? क्योंकि सोडियम ने तो एक इलेक्ट्रॉन दिया। सोडियम ने क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को किसको दिया? सोडियम ने अपना जो ये इलेक्ट्रॉन है उसको क्लोरीन को दे दिया और क्लोरीन ने इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। तो सोडियम और क्लोरीन के बीच में क्या एक बंध बन जाता है। क्या बन जाता है? एक बंध बन जाता है। और इस बंध को ही हम क्या कहते हैं? ये जो हमारा बंध बना है उसको हम आयनिक बंध कहते हैं। क्या बोलते हैं? आयनिक बंध कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कह देते हैं। किसके किसके बीच में बना? ये सोडियम के बीच में बना और हमारा क्लोरीन के बीच में। सोडियम ने क्या किया? सोडियम ने जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? हमारा क्लोरीन को दे दिया। क्या किया? तो आयनिक यौगिक क्या होते हैं? जो धातु होता है, क्या है, जो हमारे धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? अधातु को ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पर स्थानांतरित किया। देखिए ये हमारा सोडियम धातु है, तो सोडियम धातु के पास हमारा एक इलेक्ट्रॉन था। इसने क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन को किसको ट्रांसफर कर दिया? ये हमारा अधातु जो क्लोरीन है उसको क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को उसको दे दिया। तो जब धातु और अधातु के बीच में इलेक्ट्रॉनों का क्या है, स्थानांतरण होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। तो इससे बनने वाला जो हमारा एक बॉन्ड होता है, ये जो बॉन्ड है इन दोनों के बीच में बना है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक कह देते हैं। ये जो बनने वाला बंध है उसको तो आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। और ये हमारा NaCl बना है, ये क्या है? NaCl एक आयनिक यौगिक हो गया। क्या है? एक आयनिक यौगिक है। क्या है? एक हमारा आयनिक यौगिक है। चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं हम। आयनिक यौगिक क्या होता है देख लीजिए। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजन यौगिक कहा जाता है। क्या कहते हैं हम? जो हमारा धातु है, तो धातु से अधातु में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। उससे बनने वाले जो यौगिक होते हैं उनको हम आयनिक यौगिक कह देते हैं। क्या बोलते हैं? उनको आयनिक यौगिक कह देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में NaCl का अभी हमने आपको वहाँ पर दिखाया था। जैसे कि देखिए ये हमारा क्या है? सोडियम है। क्या है? सोडियम। तो सोडियम के बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन थे? एक इलेक्ट्रॉन था, तो हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बना दिया। क्लोरीन है, ये हमारा क्लोरीन के बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो हम यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। ये 2 2 4 और 6, अब यहाँ पर एक 7 हो गया। तो क्या होता है कि आपने देखा था कि सभी तत्वों या परमाणुओं को क्या है? उत्कृष्ट होना है। अपने उत्कृष्ट होने के लिए वो क्या करते हैं? उनके बाहरी कक्षक में वो अष्टक पूर्ण करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? वो अष्टक को पूर्ण करना चाहते हैं। तो देखिए जब अष्टक को पूर्ण करना चाहते हैं तो क्या हो गया? सोडियम के पास क्या है? बाहरी कक्षक में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होता है? ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है? सोडियम जो है वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को किसको दे देता है? क्लोरीन को दे देता है कि भाई तू ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को रख ले। उसके बाद क्या है, मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? मेरे बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, फिर मैं स्टेबल हो जाऊंगा। इसलिए जो सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन को जो है क्लोरीन को दे देता है। जब इसने ये क्लोरीन को ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या है दे दिया, तो क्या हो गया? अब क्लोरीन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अब क्लोरीन के पास भी क्या है? बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? क्लोरीन के पास भी बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और सोडियम के पास में भी बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो क्या अब सोडियम भी क्या है? स्थायी हो गया और हमारा क्लोरीन भी क्या है? स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। क्या कर लेते हैं? जो दोनों है वो स्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं। तो इनके बीच में क्या है? जब सोडियम धातु जो है, तो धातुएं क्या है? इलेक्ट्रॉन का क्या है? ट्रांसफर कर रही है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ पर कर रही है? अधातुओं के इलेक्ट्रॉन का क्या है? स्थानांतरण कर रही है। तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। क्या बनता है? इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम आयनिक बंध बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? आयनिक बंध बोलते हैं। ये आयनिक बंध क्या है? बहुत ही मजबूत होता है। ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्या होता है? हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत बंध होता है। इसको इजीली हम तोड़ नहीं सकते हैं। क्या करते हैं? इसको हम आसानी से नहीं तोड़ सकते। ये बहुत ही एक मजबूत बंध बना लेता है, जिसे ही हम क्या बोलते हैं? जिसे ही हम आयनिक बॉन्ड बोल देते हैं। तो समझ गए होंगे कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बंध कैसे बनता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम। ये है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। क्या है? आयनिक यौगिकों के गुणधर्म।
क्या है हमारा, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म है, उसको भी देख लेते हैं। आयनिक यौगिकों का पहला क्या है, ये भौतिक प्रकृति। एक पहला गुणधर्म क्या है उनकी, भौतिक प्रकृति। देखिए, धन एवं ऋण आयन क्या है हमारा, धन आयन एवं ऋण आयनों के बीच में मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक जो है ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। अभी हमने देखा था सोडियम आयन धन आयन था, क्लोरीन जो है ऋण आयन था। इन दोनों के बीच में एक बंध बना था जिसे हमने क्या बोला था, जिसे हमने आयनिक बंध बोला था। क्या बोला था, आयनिक बंध। जब ये दोनों के बीच में ये आयनिक बंध बनता है तो क्या है, तो ये जब NaCl बना लेता है, क्या बना लेता है, NaCl बना लेता है। और ये NaCl क्या होता है, बहुत ही कठोर यौगिक होता है, एक ठोस यौगिक होता है। क्या होता है, ये ठोस यौगिक होता है। ये सामान्यतः क्या है, ये जो यौगिक है, ये यहाँ पर यौगिक होगा, क्या होगा, यौगिक है। ये सामान्यतः क्या, भंगुर होते हैं। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये टूटेगा, बट क्या है, ये NaCl का ही छोटा छोटा टुकड़ा होते जाएगा। क्या है, ये अलग नहीं होगा, ये Na और Cl अलग नहीं होंगे। ये क्या है, NaCl का जब हम एक ठोस यौगिक को क्या है, जब ब्रेक डाउन करते, जब हम उसको तोड़ते हैं, भंगुर करते हैं, तो भी क्या है, ये NaCl ही रहता है। क्या है, ये NaCl के और छोटे छोटे टुकड़ों में क्या है, टूटता चला जाएगा। जैसे एक बड़ा सा NaCl था, जब इसको हम हथौड़े से तोड़ते हैं तो ये छोटे छोटे ऐसे NaCl के टुकड़ों में क्या है, टूट जाता है। क्या है, देखिए ये छोटे छोटे NaCl के टुकड़ों में क्या है, टूट जाता है। बट ये रहता क्या है, बट ये NaCl ही तो रहता है ना, और कुछ तो नहीं बन जाता। जैसे अगर हम क्या करते हैं, एक हमारा ये कागज़ है, तो इस कागज़ के टुकड़ों को अगर हम, ये बड़ा सा कागज़ का क्या A4 साइज का एक कागज़ का पेपर है, जब इसको हम छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों में तोड़ देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट देते हैं, तो अभी तो ये क्या है, कागज़ ही तो रहता है ना, उसकी प्रॉपर्टी में तो कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलता। वैसे ही यहाँ पर होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं, क्या है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, क्या है, गलनांक एवं क्वथनांक। तो गलनांक एवं क्वथनांक को देख लेते हैं। आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है। क्या होता है, जो आयनिक यौगिक होते हैं ना हमारे, उनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। अब गलनांक का मतलब क्या होता है, गलनांक का मतलब होता है कि किसी भी हम यौगिक को जब गलाते हैं तो उसके लिए हमें क्या, बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। क्या है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तब जाके वो यौगिक क्या गलेगा। गलनांक का मतलब होता है पिघलना। क्या होता है, पिघलना। गलनांक का मतलब होता है पिघलना, मेल्ट होना। ठीक है, तो पिघलता कब है, जब हम उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, बहुत ज़्यादा ऊर्जा देंगे, तब जाके वो यौगिक जो है वो गलना स्टार्ट करेगा। अगर कोई यौगिक है जिसको हमने थोड़ा सा ही ऊर्जा दिया और गल गया, तो क्या हो गया, थोड़ा सा यौगिक क्या एनर्जी दी हमने और वो पिघलने लगा, तो उसका जो गलनांक होगा क्या हो गया, वो बहुत ही कम है। क्यों, क्योंकि हमने थोड़ा सा ही तो हीट दिया और वो पिघलने लग गया। तो क्या है, उसका जो है मेल्टिंग पावर क्या है, बहुत ही कम होता है। इसी तरह से जो है ऐसे आयनिक यौगिक क्या होते हैं, जो आयनिक यौगिक होते हैं उनका जो गलनांक होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है उसको पिघलाने के लिए, यौगिक को जो है मेल्ट करने के लिए। इसी तरह से हमारा होता है क्वथनांक। क्वथनांक भी हमारा क्या होता है, क्वथनांक का मतलब क्या होता है हमारा, बॉइलिंग पॉइंट। हमारा क्या होता है, क्वथनांक का मतलब होता है उबलना। क्या होता है, उबलना। जो क्वथनांक होता है वो हमारा क्या होता है, एक तरह से उबलना। तो जो आयनिक यौगिक होते हैं ना, उनका जो क्वथनांक होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। उसको बहुत टाइम तक हम हीट देंगे तब जाके वो उबलेगा। ऐसे नहीं है कि पानी को जैसे थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं तो वो बॉइल्ड हो जाता है, तो उस तरह से क्या है, ये नहीं है। उसमें क्या बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी तब जाके जो वो यौगिक है वो क्या है, वो उबलना शुरू होगा। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, जो आयनिक यौगिक है ना हमारा, वो क्या होता है, उनका जो गलनांक है और क्वथनांक क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए क्या है, क्योंकि उनके बीच में जो NaCl के बीच में क्या है, एक बंध बना था। ये बंध क्या था, इसे ही हम आयनिक बंध बोलते हैं। ये क्या है, ये जो बंध है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और स्ट्रॉन्ग बंध जो है वो ईजिली नहीं टूटता है। क्या, वो ईजिली ब्रेक डाउन नहीं होते हैं। उनको क्या है, ब्रेक डाउन करने के लिए, तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, घुलनशीलता। विद्युत संयोजन यौगिक, यहाँ पर यौगिक होगा, विद्युत संयोजन यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि के विलायकों में क्या है, अघुलनशील होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक बीकर लिया, इस बीकर में हमने जो है पानी डाल दिया। ठीक है, इस बीकर में हमने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। ऊपर से हमने NaCl का क्या है, यौगिक डाला। NaCl जिसे हम नमक बोलते हैं, उसको अगर हम यहाँ पर डालते हैं, घोलते हैं, तो क्या है, ये पानी में तो घुल जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, घुलनशील बोल देते हैं। क्यों, जो आयनिक यौगिक होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो जल में जो है
वो घुलनशील हो जाते हैं, वो तो घुल जाते हैं इजीली। ये क्या है, ये जो है, ये जो NaCl है वो जल में इजीली घुल जाते हैं। लेकिन यहीं पर अगर हम इस NaCl को किसी भी मिट्टी के तेल में, केरोसिन में या फिर किसी पेट्रोल के विलयन में डालते हैं तो क्या है, वो एज इट इज ही रहेगा, वो घुलेगा नहीं। इसलिए क्या होते हैं, जो आयनिक यौगिक होते हैं वो केवल और केवल जलीय विलयनों में ही घुलनशील होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है उसको देख लेते हैं। विद्युत की चालकता, विद्युत चालकता को समझ लेते हैं। विद्युत चालकता क्या होता है हमारा, क्या होता है विद्युत चालकता के लिए हम देखिए, यहाँ पर हमने क्या है, एक बीकर लिया हुआ है, एक बीकर हमने लिया है ना, तो इस बीकर में हमने क्या डाल दिया है, पानी डाल दिया है। क्या डाला हमने, इस बीकर में पानी डाल। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, किसी विलयन से विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। अगर हमें क्या है, किसी भी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करनी है तो विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होगी भाई, उनमें जो विलयन में उपस्थित जो आवेश होंगे ना, जो धन आयन होंगे, जो ऋण आवेशित होंगे, आवेश होते हैं जो, वो आवेशों के बीच में क्या गतिशीलता होनी चाहिए। अगर आवेश गतिशील है तभी उनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन्स जो है उपस्थित होते हैं। जो हमारा आयनिक यौगिक होता है उनके जलीय विलयन में क्या होते हैं, जो आयन्स है वो प्रेजेंस होते हैं। जब विलयनों में विद्युत धारा हम प्रवाहित करते हैं तो क्या होते हैं, वो आयन जो है वो विपरीत आवेशों की तरफ, विपरीत आवेश वाले जो इलेक्ट्रोड है उनके तरफ गति करते हैं, उनके तरफ क्या है, गति करने लगते आते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर NaCl का एक सॉल्यूशन डाला, इसमें हमने क्या है, NaCl को डाल दिया, तो Na जो है प्लस आयन में टूट जाता है और Cl जो है माइनस आयन में क्या है, वो वियोजित हो जाता है, ठीक है ना। तो जो यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा क्या है, ये दो इलेक्ट्रोड दिए हुए हैं, क्या है, दो इलेक्ट्रोड है। मान लीजिए एक हमारा, ये हमारा है एनोड, मान लीजिए इसको हम एनोड मान लेते हैं। ये हमारा क्या है, एनोड हो गया, और ये हमारा है कैथोड। तो कैथोड में ऋण आवेश होता है, तो ऋण आवेश की तरफ हमारा सोडियम आयन जाएगा, क्योंकि जो आवेश होते हैं वो विपरीत आवेश की तरफ ही तो जाएगा ना। जो धन आवेश होता है, जो धन आवेश होगा वो धन आवेश की तरफ तो नहीं जाएगा, वो क्या है, इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण हो जाएगा। तो जो धन आवेश होता है ना, वो किसकी तरफ जाता है, वो ऋण आवेश की तरफ ही आकर्षित होता है। तो ये जो हमारा कैथोड है इसकी तरफ हमारा सोडियम आयन जाएगा। इसी तरह से जो हमारा यहाँ पर जो धन आवेश वाला जो इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ हमारा क्लोरीन आयन जाएगा, जो कि ऋण आवेशित है। तो क्या ये आयन्स है जो कि क्या है, इन आयनों के माध्यम से क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्या है, इन आयनों के माध्यम से ही तो क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इन इलेक्ट्रोडों को जब हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, फिर स्विच को जब हम ऑन करते हैं तो क्या है, यहाँ पर करंट प्रवाहित होती है, और जब करंट प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा इसमें बहने लगती है। इसी तरह से क्या है, हाँ, अगर क्या है, ये जलीय विलयन में अगर कोई आयंस जो है वो अगर घुलनशील नहीं है, वो ठोस अवस्था में है, क्या है, अगर कोई यौगिक जो है वो ठोस अवस्था में है, तो सॉलिड अवस्था में क्या होता है, उनके आयनों में तो विभक्त नहीं होता है ना। जब सॉलिड अवस्था में होती है तो वो क्या होती है, विद्युत धारा का क्या है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि जब वो आयनिक यौगिक जो होते हैं ठोस अवस्था में होती है तो उनमें क्या है, आवेश नहीं होते हैं, उनमें क्या है, आवेश नहीं होते हैं, इसीलिए क्या उनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन जब ये गलित अवस्था में होती है तो क्या होता है, उनमें आवेश क्या है, देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य जो है स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण जो है कमजोर पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आयन जो है स्वतंत्र रूप में गमन करने लगते हैं। जब आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं तो क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। क्यों प्रवाहित होने लगती है, क्योंकि आयन का क्या है, फ्री मूवमेंट होता है। आयन जो है वो फ्री हो जाते हैं, और फ्री होते हैं तो अपने मर्जी से गतिशील होते हैं। तो जब गतिशील होते हैं तो विद्युत धारा का प्रवाहित होने लगती है, और विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो करंट भी क्या है, जनरेट हो जाती है। ठीक है, चलिए बाकी का जो टॉपिक बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम यहीं तक क्लासेस को रखते हैं। हमने आज क्या देखा है, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म तक हमने जो है डिस्कशन कर लिया है, और आज की क्लास थोड़ी लंबी भी हो गई है। अगर आपको जो है इस क्लासेस में कोई भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। तो आप इजीली जो है अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर आपको जो क्लासेस है वो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ताकि उनका भी जो है क्लासेस देखें और उनके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो।
और आगे हम आने वाले दिनों में भी इसी तरह से क्लासेस को कंटिन्यू रखेंगे। चलिए यहीं पर रखते हैं क्लास, हम नेक्स्ट क्लास को कर लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।